So hi everyone, welcome to Gills Mentor ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से जो है आप कर रहे होंगे। सो बच्चे एक बार जो है फटाफट से आ जाओ, देन वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एंड एज यू नो कि कल हमने जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की है इस पर्टिकुलर चैनल पे, एंड जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जो है ल्यूसेंट की जो जीके है राइट, उसके जो टॉप 500 एमसीक्यूज हैं उन्हें कवर करने वाले हैं वन बाय वन। जो है हम यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर बुक का, उसे हम डेली यहाँ पे 2 बजे हमारी क्लास होगी राइट। तो ये सीरीज जो है हमने कल से स्टार्ट की हुई है, तो आज जो है इसका सेकंड लेक्चर है राइट। तो आज जो है इसकी सेकंड क्लास है एंड कल से हमने जो है इसे स्टार्ट किया था। सो फटाफट से आ जाओ एंड सेशन को एक बार सभी लाइक एंड शेयर कर दो। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं जिसमें आपने ज्वाइन किया हुआ है वहां पे शेयर कर दो, सो डैट की जो है बाकी बच्चों को भी जो है पता चल जाए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एंड ये जो सीरीज है वो जितने भी एसएससी के एग्जाम है, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है राइट। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। एंड सभी ने, जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, आप सभी ने क्या करना है कि आपने जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलती हूँ, आपने जो है इसे आंसर करने की जरूर कोशिश करनी है। जितना ज्यादा जो है आप इसका प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, आपका जो लॉजिक है ना एग्जाम में जो है आंसर करने का, वो क्लियर होगा। दूसरा जो है आपकी एक टाइम मैनेजमेंट भी जो है यहाँ पे सही रहेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी जो है आप अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। सो करते हैं फिर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन right. So question says that the president nominates the 12 members of the Rajya Sabha according to। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं। तो किस हिसाब से, किस बेसिस पे जो है वो इन्हें मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए बोलता है that कि their performances as the office bearer of the cultural society, कल्चरल सोसाइटीज में जो है उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो रिकमेंड करते हैं, या फिर कंट्री की जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें जो है उनका क्या रोल रहा है, तो उसमें जो है उसके हिसाब से करते हैं, या फिर जो डिफरेंट साइंस, आर्ट, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस जैसी जो फील्ड है उनकी जो उनकी डिस्टिंक्शन है, उन्होंने जिस तरह से वहां पे वर्क किया है उसके हिसाब से उन्हें मनोनीत करते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आई एम गोइंग टू गिव यू 10 सेकेंड्स, फटाफट से जो है आंसर करने की कोशिश करो, देन हम जो है इसका आंसर देखेंगे। ओके, सो द राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है किस हिसाब से जो है मनोनीत करते हैं कि किस फील्ड में, डिफरेंट फील्ड जैसे कि साइंस हो गया, चाहे वो आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, उनमें जो है उन्होंने एक बहुत ही डिस्टिंक्शन जो है वो प्राप्त की है, या फिर डिफरेंट तरह का जो है काम किया, कोई नाम जो है उन्होंने वहां पे बनाया है, तो उसके बेसिस पे जो है उन्हें यहाँ पे राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट answer. Now the next question is this is regarding the JVP कमेटी। कहते हैं कि जो फेमस JVP कमेटी है इसे दिसंबर 1948 में जो है अपॉइंट किया गया था। ओके, सो किस चीज के लिए जो है इसे अपॉइंट किया गया था, क्या कार्य था इसका? प्रसिद्ध JVP समिति की जो नियुक्ति थी दिसंबर 1948 में जो है की गई थी। क्यों की गई थी, किस चीज के लिए की गई थी? एग्जामिन द केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेक्युलर पॉलिटी इन द कंट्री राइट, एंड या फिर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मीन लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारी स्टेट है उन्हें रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इस इशू को एग्जामिन करने के लिए, या फिर जो इंडियन स्टेट्स के रूलर्स है उन्हें किस तरह से कंपनसेशन वगैरह जो है दिया जाए उसे जो है देखने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो क्या आंसर रहेगा इसका? सो द फेमस JVP कमेटी जो अपॉइंट की गई थी दिसंबर 1948 में, उसे जो है क्यों अपॉइंट किया गया था? तो फटाफट से आंसर करो।
सो द राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राइट, टू एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लैंग्वेज बेसिस। ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे जो है हमारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, तो इस इशू को एग्जामिन करने के लिए जो फेमस जेवीपी कमेटी है उसे अपॉइंट किया गया था। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी किन तरीकों से या फिर किस माध्यम से जो है हम भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं? बाय द डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय द रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। किस तरीके से या फिर किस माध्यम से जो है हम भारतीय नागरिकता को जो है प्राप्त कर सकते हैं? बाय द डिसेंट, बाय द नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी क्विक। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी माध्यम से जो है हम भारत की जो नागरिकता है उसे प्राप्त कर सकते हैं, बाय द डिसेंट, बाय द नेचुरलाइजेशन एंड इवन बाय द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। एंड ये जो प्रोविजन है ओके कि किस तरह से भारत की नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे कौन से भाग में जो है लिस्ट किया गया है? हमारे जो संविधान है, राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 2 में जो है इसे लिस्ट किया गया है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Now, the next question is, under which article of the Constitution of India a writ petition can be filed in the Supreme Court, right? So, अभी ये पूछ रहे हैं that कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका जो है दायर की जा सकती है? आर्टिकल 226 के हिसाब से, आर्टिकल 34, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 32। तो ये जो है आपका किसके अंडर आता है? ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। ओके तो आप सभी को जो है ये पता ही होगा, एंड दिस इज दी टू मच इजी क्वेश्चन, एंड काफी बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फटाफट से जो है इसका आंसर करो। आई डोंट थिंक कि आपको जो है ज्यादा टाइम लगेगा इसका आंसर करने का। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी। ओके, जो आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है हमारे भारतीय संविधान का, उसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका जो है दायर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो 5 टाइप की जो रिट्स हैं हमारे पास, जिसके हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट में एंड इवन हाई कोर्ट में भी जो है हम इसे जो याचिका है वो दायर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये आप बताओगे कि हाई कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अगर हमें हाई कोर्ट में जो है रिट याचिका जो है दायर करनी है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेड टू बी द गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। कहते कि निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कहा जाता है? कौन सी रिट है हमारी जो कि हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राइट, उसकी जो है गारंटी जो है माना जाता है? मैंडेमस को, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो और दी सर्जरी। So which of the following writ is said to be a guarantor of the personal freedom? Mandamus, habeas corpus, quo warranto या फिर सर्जरी। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी। ओके, हेबियस कॉर्पस जो है ये हमारी पर्सनल फ्रीडम की जो है गारंटर रहती है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो 4 रिट्स तो आपने यहाँ पे देख ही ली। 5th रिट जो है ये भी आपका होमवर्क है कि 5th रिट कौन सी है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज रिगार्डिंग दी DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज जो हैं। ओके, तो कहते हैं कि विच ऑफ द न्यू DPSP जो है उसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था, वो भी किसके थ्रू? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। 42nd संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा एक नया DPSP जो है वो जोड़ा गया था? कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में उसे प्रमोट करना, या फिर जो इनइक्वालिटीज है इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज में स्टेट जो है उसे कम करे, या फिर कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो है उसे प्रोहिबिट किया जा सके। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है कौन सी नया DPSP जो है उसे ऐड किया गया था? नाउ फटाफट से आंसर करो।
सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन ए। ओके, इक्वल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाना है एंड टू प्रोवाइड दी फ्री लीगल एड टू दी पुअर। ओके, जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है लीगल एड जो है वो भी फ्रीली प्रोवाइड करनी है एंड इक्वल जस्टिस जो है सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। उसके अलावा यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है और भी काफी सारी चीजें जो है वो ऐड की गई थी। 4 नए डीपीएसपी जो है इसमें ऐड किए गए थे। एक तो ये है कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस वाला हो गया एंड इवन जो है जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज उसे भी ऐड किया गया था एंड इवन एनवायरनमेंट को हमारे जो फॉरेस्ट हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ होगी उसे जो है प्रोटेक्ट करना है या फिर इंप्रूव करना है। ओके, तो ये 4 डीपीएसपी जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि कौन सी कमेटी थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एडवोकेट किया था, मींस सपोर्ट किया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की थी? ऑप्शन ए इज द वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और द स्वर्ण सिंह कमेटी। Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की थी? वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी 1976 में जो है उन्होंने जो है रिकमेंड किया था दैट की जो है हमारे भारतीय संविधान में अगर फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है तो उन लोगों का जो हमारे सिटीजन है, जो हमारे भारतीय हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं तो वो भी हमारे भारत के संविधान में जो है ऐड होने चाहिए। तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था दैट देयर शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये जो है सेट ए है एंड दिस इज द सेट बी एंड आपको मैच करना है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उन्होंने क्या कार्य किया था? ऑप्शन बी दैट इज द लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है क्या कार्य किया था? सर जॉन शोर एंड लॉर्ड वेलेस्ले। तो इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे कोड दे रखे हैं तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। ओके, दैट इज द 4, 3, 2 एंड 1। तो हम ये बात कर सकते हैं डैट की जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है ड्यूल सिस्टम जो है उसे एबोलिश किया था। ओके, एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है क्या किया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है हमारे बंगाल में, ठीक है, उसे जो है खत्म किया था, सॉरी स्टार्ट किया था। सर जॉन शोर जो है उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी एंड लॉर्ड वेलेस्ले ने जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो ये चीजें जो है आप सभी को पता होनी चाहिए। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आ गया 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ओके, तो वो उसके पहले भी जो है यहाँ पे काफी सारी म्यूटनी हुई थी। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटनी बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, कहते कि 1857 के विद्रोह से पहले सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध विद्रोहों में से एक कौन सा था? ऑप्शन ए है कि जो नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी हुई थी 1824 में, इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी हुई थी एट वेलोर 1806 में, शोलापुर म्यूटनी हुई थी 1838 में, या फिर असम सोल्जर्स म्यूटनी हुई थी 1824 में। कौन सी हुई थी 1857 से पहले? कौन सा विद्रोह हुआ था? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन बी। इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी वेलोर में 1806 में जो म्यूटनी हुई थी 1857 से पहले की सबसे फेमस है। ओके, द वेलोर म्यूटनी जो कि एक अर्ली साइन था कि एक 1857 में एक बहुत बड़ा जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो साइन हमें 1806 में ही जो है देखने को मिल गया था। ठीक है, 10 जुलाई 1806 को जो है ये विद्रोह हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कहते द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1875 वाज द ट्रांसफर टू पावर फ्रॉम। कहते कि जो 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम के रूप में सत्ता हस्तांतरित जो है की गई थी। तो सत्ता जो है वो कहां से हस्तांतरित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ, ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गई थी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल के पास गई थी, या फिर ब्रिटिश क्राउन से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गई थी। 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम के रूप में सत्ता हस्तांतरित जो है की गई थी। कहां से जो है कहां तक ये हस्तांतरित हुई थी या फिर ट्रांसफर हुई थी पावर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो थी उसे ट्रांसफर कर दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन के पास जो है जो सत्ता थी वो चली गई थी। ऑन 2 अगस्त 1858 को जो है लेस देन अ मंथ आफ्टर दी कैनिंग प्रोक्लेम्ड दी विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्म्स, जो पार्लियामेंट जो है उन्होंने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया था। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में जो ब्रिटिश पावर है हमारे इंडिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से के हाथों से जो है ले ली गई थी एंड उसे जो है किसे दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को जो है दे दिया गया था। ठीक है, नाउ जो वहाबी मूवमेंट थी, ठीक है, 1852 से लेकर 70 के बीच में जो है वहाबी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो उसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जो कि पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में स्टार्ट हुई थी? What was the main objective of the Wahhabi movement which during 1852 से 70 के बीच में जो है पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में स्टार्ट हुई थी? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से बाहर भेजना, या फिर सिख्स को जो है पंजाब से बाहर भेजना एंड द ब्रिटिश इन बंगाल, एंड मुस्लिम पावर को यहाँ पे इंडिया में जो है रिस्टोर करना, या फिर जो रिलीजियस जो करप्शन है राइट उसे जो है यहाँ पे इरेडिकेट करना, खत्म करना, या फिर टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम्स इनटू अ नेशनलिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, मुस्लिम्स को एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी में जो है ऑर्गेनाइज करना। क्या जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव था पर्टिकुलरली एक्टिव यहाँ पे रहना। कहाँ पे? कौन से एरियाज में? पंजाब में, बंगाल, बिहार एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सो डेट कि सिख्स जो थे पंजाब में उन्हें ओवरथ्रो किया जा सके, एंड जो ब्रिटिशर्स थे बंगाल में उन्हें ओवरथ्रो किया जा सके, एंड मुस्लिम पावर को जो है इंडिया में वापस लाया जा सके, रिस्टोर किया जाए। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arrange the following historical events in the chronological order of their occurrence। तो ये हमारे पास 3 इवेंट्स हैं। एक है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड तीसरा है जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था। तो इन्हें जो है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको अरेंज करना है। कौन सा जो है इवेंट पहले हुआ था, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ था, थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ था। तो इसके हिसाब से जो है आपको इसे अरेंज करना है। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि जो ईयर्स है ना इनके इन इवेंट्स के, उसके बारे में जो है आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो वी कैन से कि सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। ठीक है, देन चंपारण सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है, देन जलियांवाला बाग का मैसेकर जो है हमें देखने को मिला था। ओके, तो पार्टीशन कब हुई थी? 1905 में जो है, और जो बंगाल की पार्टीशन है उसे अनाउंस किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था एंड जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ईयर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह का जो है एक और क्वेश्चन है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये जो इवेंट्स हुए थे उन्हें आपको जो है एक करेक्ट सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले है फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, साइमन कमीशन, होम रूल मूवमेंट एंड इवन द कैबिनेट मिशन। तो कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ था, सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ था, थर्ड नंबर पे एंड देन फोर्थ नंबर पे? इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट विल बी द ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी कब हुई थी? 1885 में हुई थी। होम रूल मूवमेंट जो है हमें 1916 में जो है देखने को मिलती है।
साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में भारत में आया था। एंड कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री के, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो एंड इवन मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो उनके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ईयर्स के बारे में जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी प्लीड एम्फेसिस ऑन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने किस चीज के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया था? कि ब्रिटिशर्स के साथ हम जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या फिर जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसका हम कम यूज करेंगे, या फिर एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो यूज करेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। So what will be the right answer? So the right answer will be the option C, that is the constructive program. Okay, so option C, that is the constructive program, will be the right answer. So movement continued to linger in a non-effective manner till early April 1934. महात्मा गांधी ने फिर अपना डिसीजन दिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं विथड्रॉ कर दूंगा, एंड विद दिस डेवलपमेंट द सेकंड फेज जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो भी जो है खत्म हो गया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर जो है उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीजेंट मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स, राइट्स, स्ट्रगल्स, राइट, जो 19th सेंचुरी में हुआ था, इसमें जो इंडिया है, ओके, दे रिमेन्ड मेनली लोकलाइज्ड बिकॉज, कहते हैं कि जो 19वीं सदी में भारत में किसान आंदोलन, विद्रोह हुए थे, दंगे, संघर्ष जो थे, वो मुख्यतः जो है स्थानीय ही रहे। क्या कारण था? मतलब लोकल ही रहे थे, पूरा एक ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो नहीं पहुंचे थे। तो क्या कारण था उसका? दे वर मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनहांसमेंट इन रेंट इविक्शंस, ओके, या फिर जो पीजेंट जो थे उनका कोई लीडर नहीं था, अच्छा, या फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे, एंड या फिर जो लोकल ग्रीवेंसेस, मतलब उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं की वजह से जो है ये रिवोल्ट हुए थे। एंड जो बिग लैंडलॉर्ड्स से कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के एलाइज थे। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज दी, जो उनके जो ग्रीवेंसेस थे, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, मतलब लोकल ही प्रॉब्लम थी, तो उन्हें ना ऑल इंडिया लेवल से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कि दे ग्रू आउट ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेस, उन्हीं की वजह से उन्होंने जो उनका विद्रोह थे वो ओनली लोकल लेवल पे ही रहे थे, वो ज्यादा इंडिया लेवल पे नहीं पहुंचे थे। पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी अलग अलग जगह पे, तो ऑल इंडिया लेवल के नहीं थे। रिवोल्ट्स हुए थे, दंगे हुए थे, यहाँ पे स्ट्रगल्स थे, संघर्ष हुए थे, राइट, 19th सेंचुरी में, तो ये लोकलाइज ही रहे थे, क्योंकि दो है दे ग्रू आउट ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the annual union budget is not passed by the local लोकसभा, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है, ओके, तो बजट जो है वो मॉडिफाइड होता है एंड प्रेजेंटेड अगेन। सपोज करो अभी जो है एक एनुअल बजट है, एनुअल यूनियन बजट है, उसे पास नहीं किया गया है लोकसभा में, तो उसके साथ फिर क्या किया जाता है कि बजट को मॉडिफाई किया जाता है, फिर दोबारा से प्रेजेंट करते हैं, एंड जो बजट है उसे राज्यसभा को रेफर किया जाता है फॉर द फर्दर सजेशंस, या फिर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें बोला जाता है रिजाइन कर दो, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबमिट कर देते हैं अपना रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। ओके, क्या होता है कि जब एनुअल यूनियन बजट जो है वो लोकसभा में पास नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो दे सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, ओके, कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी नियुक्ति के समय जो है क्या कंडीशन रखी गई है, that they need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the houses within a 6 months। कहते कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जरूरी नहीं कि वो किसी के भी मेंबर हो, बट प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 मंथ्स के अंदर जो है उन्हें किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है।
Okay, so need not necessarily be a member of one of the House of Parliament, but must become a member of Lok Sabha within a 6 months. कहते कि उन्हें सिर्फ लोकसभा का ही जो है 6 months के बीच में मेंबर बनना पड़ता है, या फिर must be a member of one House of the Parliament. जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो वो मस्ट है कि वो किसी एक हाउस का वो मेंबर रहे. ओके, या फिर ओनली मस्ट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा. सो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? क्या कंडीशन होती है जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. ओके, वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बट जब वो पीएम बन गए हैं, ठीक है, पीएम बनने के 6 months के बीच में, पीएम बनने के 6 months के बीच में उन्हें आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी का भी जो है मेंबर बनना कंपल्सरी है. अदरवाइज अगर 6 months के बीच में वो किसी का मेंबर नहीं बनते हैं तो उन्हें जो है अपना पद छोड़ना पड़ सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. तो अभी सपोज करो यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में जो है एक डेडलॉक आ गया है, तो डेडलॉक के बाद में जो है ना फिर दोनों ही हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है. ठीक है, तो वो किस तरह से करवाई जाती है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल के लिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए. ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा केस है जब यहाँ पे डेडलॉक के केस में जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की ही? ओनली मनी बिल हो तभी बुलाया जाता है, ओनली सिंपल कोई लॉ बनाना हो तभी बुलाया जाता है, या फिर कोई अमेंडमेंट बिल हो, राइट, संशोधन का बिल हो तभी बुलाया जाता है? सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, ओनली. अगर जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो तभी जो है यहाँ पे बुलाया जाता है. अगर डेडलॉक आ जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए, कोई सिंपल सा कानून अगर पास करना हो तभी यहाँ पे बुलाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू. कहते कि जो भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन था तो वो किस चीज के जवाब में जो है चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था तब चलाया गया था, क्रिप्स प्रपोजल के लिए चलाया गया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट के लिए, या फिर वेवल प्लान? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था? सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द क्रिप्स प्रपोजल. ठीक है, जब क्रिप्स प्रपोजल जो है भारत में आया था तो उसके बाद में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था. क्रिप्स प्रपोजल को इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को हम ऑगस्ट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. जब क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो गया था? फेल हो गया था. ठीक है, तो क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उनका सेशन हुआ था फिर बॉम्बे में, एंड किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने करवाया था. उसके बाद में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलिटी. कहते टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स. अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? नेवर, वंस, ट्वाइस, या फिर थ्राइस? Till now, the preamble of Constitution of India has been amended for how many times? अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कभी भी नहीं, 1 बार, 2 बार, या फिर 3 बार? तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द वंस. राइट, एक बार ही जो है इसमें संशोधन किया गया है, एंड इसे जो है कौन अमेंड कर सकता है? संसद के पास जो है ये शक्ति है, पार्लियामेंट है. अपनी जो अमेंडमेंट पावर्स हैं, संशोधन की पावर्स जो है उन्हें यूज करके आर्टिकल 368 के हिसाब से, राइट, अनुच्छेद 368 के हिसाब से जो है इन्हें पावर दी गई है संसद को, तो वो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं अपनी अमेंडमेंट पावर्स के थ्रू.
ओके तो ओनली जो है इसे एक बार ही जो है अभी संशोधित किया जा चुका है, वो भी कब किया गया था, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस समय में जो है इसे अमेंड किया गया था। तो इस संशोधन में क्या किया गया था कि 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से वर्ड्स थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, राइट, इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। Now the next question is, which schedule of the Indian Constitution mentions about the division of power between the Union and the state? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति के विभाजन का उल्लेख किया गया है? 6th शेड्यूल में, 7th में, 8th में या फिर 9th में? कौन सी अनुसूची में जो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, किस में उल्लेख किया गया है? So the right answer will be the 7th schedule. Okay, 7th schedule जो है हमारा, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जो है इन जो शक्तियां हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, उन्हें जो है उसके बारे में वहां पे उल्लेख किया गया है। यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो है 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक लिस्ट 1 है जिसे यूनियन लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज द कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो यूनियन लिस्ट में जो है टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में जो है 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो ये भी चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि जो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड? प्रथम भाषाई राज्य का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1952 में, 1953 में, 1954 या फिर 1956? किस साल, किस वर्ष जो पहली जो भाषाई राज्य था उसका गठन हुआ था? So the right answer will be the option B, that is the 1953. Okay, जो पहला भाषाई राज्य था वो कौन सा था? आंध्र था, राइट, आंध्र प्रदेश था एंड इसे अक्टूबर 1953 में जो है बनाया गया था। इसका गठन हुआ था 1953 में। ओके, एंड इसमें क्या हुआ था कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है उन्हें मद्रास स्टेट से अलग कर दिया गया था एंड इसके जो है एक आंध्र स्टेट बना दी गई थी। Now the next question is, which amendment made it obligatory on the president to give his assent to a constitutional amendment bill? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? राइट, तो कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो है ये बोला गया था कि राष्ट्रपति के लिए जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उस पर जो सहमति देना जो है वो अनिवार्य है? 21st, 24th या फिर 29th और 31st? कौन सा संशोधन था? So the right answer will be the option B, that is the 24th. Okay, 24th Constitutional Amendment Act जो है 1971 का, right, it made it obligatory for the president, ठीक है, उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया था राष्ट्रपति के लिए कि वो अपना जो सहमति है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है वो जरूर देंगे, राइट, ना ही जो है वो अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही जो है वो बिल को वापस भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, सो ये चीज भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनको जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? Who appoints the judges of the Supreme Court? Chief Justice of India, President, Prime Minister or the Council of Ministers? सो ऑब्वियसली राइट आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे जजेस हैं, वेदर इट इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, वेदर इट इज फ्रॉम द हाई कोर्ट, राइट, इन सभी की जो नियुक्ति है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है अपॉइंट किया जाता है, एंड इन कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ जो वो कंसल्टेशन करते हैं, उनके साथ कंसल्ट करके बातचीत करके फिर जाके जो है वो सीजीआई जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी वो नियुक्ति करते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दी डे। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड काफी ज्यादा फ्रूटफुल लगा होगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज सेशन को एक बार सभी लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपकी हेल्प की हमें जो है बहुत ज्यादा नीड है। हमने जो है अभी एक नया एक एम जो है हमने यहाँ पे बनाया है कि आप सभी की हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं, आपको सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। जितने भी यहाँ पे एसएससी के एग्जाम है, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, उन सभी की हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आपकी हेल्प की हमें बहुत ज्यादा नीड है दिस टाइम, सो प्लीज सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करो, एंड बेल आइकन का जो है उसे जरूर प्रेस करना, सो डैट कि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। राइट, एंड हम जो है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, पर्सनली जो है आपको कॉल करेंगे। सो मिलते हैं अभी हम मंडे टू सैटरडे जो है हमारी सेम टाइम पे क्लास रहेगी, 2 बजे ही ये टाइम रहेगा। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस